good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about oligohydramnios के sign, symptom, complications, investigations, management, treatment. पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस क्या होता है और किस वजह से होता है। फिर भी सुपरफिशियल में बता देता हूँ। ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस एक कंडीशंस होती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा माँ के गर्भाशय यानी यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है, उसको चारों ओर एक पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। अगर वो पानी कम हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, उसको ही ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस कहा जाता है। इसके कुछ साइन सिम्टम को देखते हुए हम पहचान लेते हैं कि ये पेशेंट, ये प्रेग्नेंट लेडी सफ़र कर रही है ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस कंडीशन से। जैसे लीकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है मदर के जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ से लीकिंग होता हुआ उसको महसूस होगा, और जो मैटरनल वेट है वो स्लो इंक्रीज होगा। उसमें एक्सेसिव जो जैसे 11 kg हर प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो चीज़ उसमें स्लो ग्रो होगा। जो एब्डोमिनल जो मूवमेंट होते हैं उसके फीटस के वो कम मिलेंगे इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जो मदर जो ग्रो कर रही है बेबी को, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी है उसके एमनियोटिक सैक के अंदर। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो स्पेस प्रोवाइड कराता है बेबी को डेवलपमेंट के लिए और ग्रो के लिए, मूवमेंटेशन के लिए। लेकिन उस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उस चीज़ को देखते हुए जो मूवमेंट है बेबी के वो कम मिलेंगे, स्पेस मिलेगा, और जो मूवमेंट है कम स्लो मिलेंगे, बहुत ही रेयर। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस महसूस होगा पेशेंट को। जो एब्डोमिनल जो पेशेंट है वो फील करेगा, डिस्टेंडेड एंड टेंडरनेस मिलेगा, और अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी पेशेंट को। और इस कंडीशंस में जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में उल्टे पैर के जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसके कारण ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस मेन कॉज हो सकता है। इसकी वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, उल्टे पैर के बच्चे पैदा होते हैं। और जो फंडल हाइट है वो लेस देन मिलेगा, फंडल हाइट है जो वो लेस देन मिलेगा नॉर्मल के मुकाबले। जैसे कि 5 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर जो फंडल हाइट है वो अम्लाइकस तक हो जाता है, जो नेवल्स होता है वहाँ तक फंडल हाइट मेजर किया जाता है। लेकिन ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस कंडीशंस में वो चीज़ कम होगी। और जो फीटल पार्ट है उसको फीटल पार्ट को इजीली डायग्नोस किया जा सकता है, उसकी 7 पोजीशन को डायग्नोस किया जा सकता है। और जो स्मॉल गेस्टेशनल एज होगी, जो एज होगी वो गेस्टेशनल एज स्मॉल दिखेगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस की वजह से। जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को, वो उसमें लेस देन 5 मिलेगी, 5 से कम मिलेगी, जो कि नॉर्मली 25 तक होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो इस कंडीशंस में वो कम होगी। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये कि हम पहचान सकते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस की कंडीशन से पेशेंट। फिर अपन इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर सकते हैं। इस कंडीशंस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग प्रोसेस तक जा सकता है। जैसे 37 वीक में नॉर्मली जो प्रेगनेंसी डिलीवरी है वो 37 वीक 38 वीक में हो जाती है। लेकिन इस कंडीशंस में ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस कंडीशन में जो वो लेबर की प्रोसेस है वो 42 वीक तक जा सकती है, यानी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, या कॉर्ड कंप्रेशंस हो सकता है। जो कॉर्ड है उसके ऊपर कंप्रेशंस लग सकता है ड्यू टू द जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी डेफिशिएंसी है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो स्पेस प्रोवाइड करा देता है फीटस के मूवमेंटेशन के लिए, और कॉर्ड पे कंप्रेशन ना हो, क्योंकि कॉर्ड और फीटस दोनों उस फ्लूइड के अंदर फ्लैटिंग करते रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं। लेकिन उस चीज़ की डेफिशिएंसी, उस वाटर की कमी है, उसकी वजह से जो बेबी का वेट है उससे यह अम्लाइकल जो यूट्रस की वॉल्स हैं उसकी वजह से कंप्रेशन पड़ सकता है कॉर्ड पर, कॉर्ड कंप्रेशन। अबॉर्शन भी हो सकता है इस कंडीशंस में, और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। बेबी की डेथ हो सकती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है ड्यू टू द इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। वो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोड पे कंप्रेशन पड़ा, वहाँ से जो उसका न्यूट्रिएंट्स था वो कट ऑफ हुआ तो जो बच्चे के लिए अमाउंट में ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें वो चीज़ हो सकती है डेथ।
और फिर इसके मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कुछ बच्चों के जैसे हैंड्स नहीं आते या लिप्स आती हैं। ये सब चीज़ें उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी की वजह से। या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जो इंट्रा यूट्राइन है, जो बच्चा गर्भ के अंदर फल रहा है उसमें जो ग्रो होने की जो प्रक्रिया है उसको डिमिनिश हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड होता है वही उसके डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। और दूसरा फिर इसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, जो बच्चे है उसका लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, या बच्चे की जो किडनी है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना, ये सब चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकती हैं। और जैसे स्टिल बर्थ है, या प्रीमेच्योर रप्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसका ये एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि पेशेंट का CS कराना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो यूट्रस के अंदर होता है वो हेल्प कराता है बेबी को एक्सपेल्ट आउट करने में या उसकी पोजीशन को चेंज करने में। जितनी माँ की तरफ से एफर्ट लगाए गए वो एफर्ट की वजह से कुछ हेल्प ये एमनियोटिक फ्लूइड करता है, क्योंकि वो इजीली पास आउट होने की प्रोसेस है। तो वो चीज़ों में डेफिशिएंसी होगी, या पोजीशंस जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशंस मोर कॉमन होता है, उन कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी रिस्क होते हैं, बेबी की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए इसमें CS के भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या करना है? इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री को हमें कलेक्ट करना है, कि पेशेंट की कब से प्रेगनेंसी है, ये जो मूवमेंटेशंस है कि नहीं है, कब कितने दिन से है, एब्डोमिनल जो साइज़ वो कितना है, वो सब चीज़ें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में पूरा फंडल हाइट वगैरह या एब्डोमिनल साइज़ है, या फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से उसको देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है। वो सब चीज़ें देखकर फिर हम इसके डायग्नोसिस को पक्का कर लेंगे कि कोई कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं है या ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है। ये सब चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में उसमें इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कर सकते हैं। फिर इसके मैनेजमेंट, अगर ऐसी कंडीशंस होती है उसमें क्या मैनेजमेंट किया जाए? मेन चीज़ होती है कि जैसे भाई प्रेगनेंसी हो गई और ओलिगोहाइड्रोमनेसिस की कंडीशंस हैं, तो उसमें मैनेजमेंट हम क्या करें? सबसे पहले पेशेंट को जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको बंद करना है, पेशेंट को रेस्ट दिलाना है, और पेशेंट को एडवाइस करना एक्सेसिव इंटेक करे वाटर का। जितना प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इंटेक करेगी इतना उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो चीज़ें उसकी बॉडी में जाकर उसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंक्रीज कर सकती है। और जैसे बच्चे के लिए एडुकेट अमाउंट में ब्लड जाएगा, क्योंकि मदर का अगर एक्सेसिव में डिहाइड्रेटेड मदर है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में भी ये चीज़ों में डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे यूरिन का आउटपुट कम होगा बेबी का, तो बेबी का यूरिन आउटपुट कम होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी। यूरिन आउटपुट भी हेल्प करता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको। इसमें फिर एक एमनियो इन्फ्यूजन दिया जाता है, जो नॉर्मल सेलेंस या आरएल का जो वाटर होता है, आरएल्स होती है या नॉर्मल सेलेन होती है, उसको द्वारा एमनियो इन्फ्यूजन दिया जाता है। जो यूट्रस होता है, यूट्राइन कैविटी में नॉर्मल सेलेन या आरएल पुश किया जाता है, उससे उस प्रोसेस को एमनियो इन्फ्यूजन बोला जाता है। उससे जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और उससे बेस्ट रिलीफ मिलता है पेशेंट को, और बेबी को स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, या कोई जैसे कॉर्ड कंप्रेशन से उसमें रिलीफ मिलता है। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन से ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। I wanna give you everything, I'ma buy you anything.